हेलो दोस्तों, हम पढ़ने वाले हैं स्वास्थ्य की अवधारणा यूनिट फर्स्ट। ये एएनएम फर्स्ट ईयर के कोर्स के कम्युनिटी का फर्स्ट यूनिट का चैप्टर है। स्टार्ट करते हैं। स्वास्थ्य की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। स्वास्थ्य प्रत्येक व्यक्ति की सबसे कीमती संपत्ति होती है, जो कि उसके शारीरिक, मानसिक और सोशल, इकोनॉमिकल, फिजिकल, प्रोफेशनल विकास की राह प्रशस्त करती है। स्वस्थ शरीर के अभाव में व्यक्ति के चहुमुखी विकास की कल्पना करना बेईमानी होती है। जैसा कि कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। यह स्पष्ट है कि व्यक्ति में स्वस्थ मानसिकता के मौजूद होने के लिए सर्वप्रथम उसकी बॉडी का स्वस्थ होना अति आवश्यक है। इसके अलावा व्यक्ति के चहुमुखी विकास का होना अथवा नहीं होना उसके स्वस्थ मस्तिष्क की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर ही निर्भर करता है। अस्वस्थता व्यक्ति को शारीरिक रूप से कमज़ोर बना देती है, उसके सोचने समझने की शक्ति को क्षीण कर देती है, सामाजिक संबंधों में दरार पैदा कर देती है तथा उसकी व्यावसायिक दक्षता व कुशलता पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। मीन्स व्यक्ति का फिजिकली फिट होना, फिजिकली हेल्दी होना, उसके साथ ही मेंटली हेल्दी होना भी ज़रूरी है। स्वास्थ्य की परिभाषाएं, डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार अकॉर्डिंग टू WHO, इन्होंने जो है परिभाषा दी है वो इस तरीके से है। स्वास्थ्य संपूर्ण शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक रूप से तंदुरुस्त होने की स्थिति है, केवल बीमारी या अपंगता की अनुपस्थिति मात्र नहीं। इनका कहने का मतलब है कि WHO के अनुसार वही व्यक्ति स्वस्थ है जो शारीरिक रूप से स्वस्थ है, मानसिक रूप से स्वस्थ है और सामाजिक रूप से स्वस्थ है। किसी व्यक्ति में अगर कोई बीमारी नहीं है, कोई अपंगता नहीं है, तो उसको स्वस्थ नहीं माना जाएगा। स्वस्थ उसी व्यक्ति को माना जाएगा जो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दी गई परिभाषा से स्पष्ट होता है कि किसी व्यक्ति में केवल बीमारी या अपंगता की अनुपस्थिति मात्र ही उसके हेल्दी होने का प्रतीक नहीं है। व्यक्ति के पूर्ण रूप से स्वस्थ होने के लिए उसका न केवल शारीरिक अपितु मानसिक एवं सामाजिक रूप से तंदुरुस्त होना भी आवश्यक है। मतलब कि व्यक्ति फिजिकली फिट हो, मेंटली भी फिट हो, किसी भी तरह की टेंशन ना रहे, प्रॉब्लम ना रहे, तनाव में ना रहे और सामाजिक रूप से भी तंदुरुस्त हो। सामाजिक रूप से तंदुरुस्त होने का मीन्स है कि व्यक्ति का समाज के साथ में अच्छा व्यवहार रहे, समाज के लोगों के साथ में मेल मिलाप, प्यार संबंध अच्छे से रहे और वो व्यक्ति समाज के नियमों का पालन करता रहे। सामाजिक व्यक्ति उसे ही कहा जाता है जो समाज के नियमों का पालन करता है। जो व्यक्ति समाज के नियमों का पालन नहीं करता उसे असामाजिक व्यक्ति कहते हैं। जो व्यक्ति समाज के साथ संबंध स्थापित करके रखता है, उनके नियमों का पालन करता है, उसका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, क्योंकि व्यक्ति को हर तरह की जो है सुविधाएं और सहानुभूति, सिंपैथी, साथ, प्रेम, ये सब समाज से ही मिलता है। दूसरी डेफिनेशन है वेबस्टर के अनुसार शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा से मजबूत होने की स्थिति, विशेषकर शारीरिक बीमारियों एवं दर्द से मुक्त होने की अवस्था स्वास्थ्य कहलाती है। वेबस्टर के अनुसार है कि शरीर, मस्तिष्क और आत्मा से मजबूत होने की स्थिति, विशेषकर शारीरिक बीमारियों में दर्द से मुक्त होने की स्थिति ही अवस्था ही स्वास्थ्य कहलाती है। यानी व्यक्ति का शारीरिक रूप से और दर्द से मुक्त होना ही क्या कहलाता है? स्वास्थ्य कहलाता है। थर्ड पॉइंट है ऑक्सफोर्ड अंग्रेजी डिक्शनरी के अनुसार शारीरिक शरीर एवं मस्तिष्क से मजबूत होने की वह अवस्था जिसमें इसके कार्य समय पर तथा प्रभावी ढंग से संपन्न होते हैं, इनके अनुसार ही यही स्वास्थ्य है। नेक्स्ट है हमारा स्वास्थ्य की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ हेल्थ। स्वास्थ्य के संबंध में प्रचलित कुछ अवधारणाएं निम्न हैं। नंबर 1 है बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट। बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट के अनुसार बीमारी के रोगाणु सिद्धांत पर आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति में होने वाली बीमारियों के लिए सूक्ष्म जीव, जिन्हें रोगाणु यानी कि पैथोजेंस कहते हैं, जिम्मेदार होते हैं। स्वास्थ्य के जैव चिकित्सक की अवधारणा यानी बायोमेडिकल कंसेप्ट के अनुसार शरीर में बीमारी की अनुपस्थिति ही स्वस्थ है। यानी कि बायोमेडिकल कंसेप्ट है और ये कंसेप्ट आधारित है पैथोजेंस या डिजीज़ कॉजिंग एजेंट के ऊपर। अगर किसी व्यक्ति के अंदर पैथोजन मौजूद हैं और वो डिजीज़ कॉज करते हैं तो वो व्यक्ति बीमार है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर बीमारी उत्पन्न करने वाले पैथोजेंस नहीं हैं
तो उस व्यक्ति को स्वस्थ माना जाता है। किस अवधारणा के अनुसार? बायोमेडिकल कंसेप्ट के अनुसार, यानी कि जैव चिकित्सकीय अवधारणा के अनुसार। सेकंड है हमारी मनोवैज्ञानिक अवधारणा, जिसे कहते हैं हम साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। इस अवधारणा के अनुसार अनेक मनोवैज्ञानिक कारक यानी साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी व्यक्ति की हेल्थ को प्रभावित करते हैं। यहाँ स्पष्ट है कि व्यक्ति की हेल्थ के निर्धारण में उसकी मनोवृत्ति मीन्स साइकोलॉजी का भी अहम योग होता है। इस विचारधारा के समर्थक विद्वानों का मत है कि स्वास्थ्य के आकलन एवं मापन यानी असेसमेंट और मेजरमेंट में मनोवैज्ञानिक कारकों का भी शामिल किया जाना चाहिए। ये बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि बहुत से व्यक्ति हैं जिनकी जो है बहुत सारी बीमारियां साइकोलॉजिकली या मेंटली जो है वो होती हैं। थर्ड है पारिस्थितिकीय अवधारणा, इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। इस अवधारणा के अनुसार यदि व्यक्ति अपने पर्यावरण के साथ प्रभावी समायोजन बनाने में कामयाब हो जाता है तो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। पर्यावरण के साथ कुसमायोजन यानी माल एडजस्टमेंट व्यक्ति में अस्वस्थता की स्थिति उत्पन्न कर देता है। बिल्कुल सही बात है, यदि व्यक्ति पर्यावरण के साथ मिलकर चलेगा, उसके अकॉर्डिंग रहेगा तो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। अगर एडजस्टमेंट नहीं कर पाएगा पर्यावरण में तो वो व्यक्ति अस्वस्थ हो जाएगा। जैसे कि हम सर्दियों में गर्म कपड़े और गर्म खाना खाते हैं, गर्मियों में ठंडे वस्त्र और जो है ठंडे एनवायरनमेंट का उपयोग करते हैं, इसी प्रकार से हर एक एनवायरनमेंट में हमें अपनी बॉडी को जो है समायोजित करना पड़ता है और तभी हम स्वस्थ रह पाते हैं। पॉइंट नंबर 4 सामाजिक अवधारणा यानी कि सोशल कॉन्सेप्ट। इस अवधारणा के अनुसार अनेक सामाजिक कारक यानी कि सोशल फैक्टर्स भी व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। सकारात्मक सामाजिक कारक व्यक्ति के स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं, जबकि नकारात्मक कारक अस्वस्थता की स्थिति उत्पन्न कर देते हैं। बिल्कुल सही बात है, समाज के अंदर कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो व्यक्ति के स्वास्थ्य को बढ़ाते हैं और नेगेटिव फैक्टर जो है उसके स्वास्थ्य को जो है कम करते हैं। जैसे समाज में जो रीति रिवाज, अगर गलत रीति रिवाज समाज में अपनाए गए हैं तो उनका जो है गलत प्रभाव पड़ता है ह्यूमंस की हेल्थ के ऊपर। और अगर समाज ने जो रीति रिवाज अपनाए हैं, ट्रेडिशंस जो भी चल रहे हैं समाज के अंदर, अगर वो अच्छे हैं और हेल्थ को प्रमोट करने वाले हैं तो व्यक्ति और उसकी फैमिली जो है हेल्दी रहती है। नंबर 5 है होलिस्टिक अवधारणा यानी कि होलिस्टिक कंसेप्ट यानी कि होलिस्टिक अवधारणा। यह ऊपर वर्णित की गई सभी अवधारणाओं का सम्मिलित रूप है। इस अवधारणा के अनुसार स्वास्थ्य एक बहुआयामी पहुंच है। बिल्कुल सही है, जो ह्यूमन का जो हेल्थ है वो किसी एक फैक्टर पर आधारित नहीं है। ह्यूमन की हेल्थ को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक हैं, तो इसी को ही हम होलिस्टिक कंसेप्ट कहते हैं। जिसे इसके अंदर जो है देखो सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, पर्यावरणीय, राजनीतिक, औद्योगिक, कृषि, सोशल, इकोनॉमिकल, साइकोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, पॉलिटिकल, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर आदि सभी कार्य सम्मिलित किए गए हैं। ये सारे फैक्टर हैं जो व्यक्ति की हेल्थ को या ह्यूमंस की हेल्थ को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है हमारा डायमेंशंस ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य के आयाम। मतलब स्वास्थ्य के ऐसे कौन कौन से आयाम हैं जिनके ऊपर जो है स्वास्थ्य निर्भर करता है। स्वास्थ्य के अनेक आयाम होने के कारण इसे बहुआयामी माना जाता है। स्वास्थ्य के 3 प्रमुख आयाम हैं, एक है फिजिकल, मेंटल और तीसरा है सोशल। इसके अलावा स्वास्थ्य के अन्य आयाम भी होते हैं, जैसे कि स्पिरिचुअल, वोकेशनल, इंडस्ट्रियल, एजुकेशनल, कल्चरल, पॉलिटिकल। हालांकि ये सभी आयाम आपस में एक दूसरे से संबंधित भी होते हैं तथा प्रभावित भी होते हैं। एक दूसरे से ये सारे आयाम एक दूसरे से संबंधित होते हैं और एक दूसरे के कारण एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। स्वास्थ्य के कुछ प्रमुख आयाम निम्न हैं, जिसमें सबसे पहले है शारीरिक आयाम यानी फिजिकल डायमेंशन। स्वास्थ्य का शारीरिक आयाम यानी फिजिकल डायमेंशन स्पष्ट करता है कि यदि कोई व्यक्ति संरचनात्मक यानी एनाटॉमिकली एवं फिजियोलॉजिकली रूप से फिट होता है तो उसे स्वस्थ माना जाएगा। इस हेतु आवश्यक है कि शरीर की सभी कोशिकाएं, सेल, टिश्यू, ऑर्गन और सिस्टम सर्वोत्तम यानी ऑप्टिमम लेवल पर कार्य करें। अगर ये बात सही है, अगर व्यक्ति एनाटॉमिकली सही है, फिट है, एनाटॉमिकली मतलब उसकी जो जन्मजात संरचना है, बॉडी की जो स्ट्रक्चर है वो सही है तो वो फिट रहता है। और अगर किसी व्यक्ति का जो है जन्मजात कोई बॉडी का पार्ट जो है काम नहीं करता अच्छे से, जो है वो फॉर्म नहीं हुआ है एनाटॉमिकली, उसके अंदर डिफेक्ट है, तो वो उतना अच्छे से जो है अपना उसका स्वास्थ्य जो है अफेक्ट करता रहेगा। वो इस आयाम के अनुसार शारीरिक रूप से फिट व्यक्ति में निम्न विशेषताएं पाई जाती हैं। जो व्यक्ति शारीरिक रूप से फिट है इसके अनुसार निम्न विशेषताएं पाई जाएंगी। शरीर के सभी जैविक चिन्ह
तापमान, पल्स, श्वसन दर, रक्तदाब सामान्य स्थिति में होते हैं। यानी कि जो कैंडिडेट है या जो भी हमारा ह्यूमन से पर्सन है उसके TPR, BP जो टेम्परेचर प्लस रेस्पिरेशन वाइटल साइन है वो सामान्य स्थिति में रहते हैं। शरीर की बनावट अट्रैक्टिव होगी और सिमेट्रिकल होगी, यानी कि उसकी जो बनावट है वो अच्छी रहेगी, दिखने में एनाटॉमिकली फिट रहेगा वो। थर्ड पॉइंट है स्किन स्वच्छ, क्लीन, चमकदार होती है। व्यक्ति को अच्छी भूख लगती है तथा गहरी नींद आती है। जो व्यक्ति फिट है एनाटॉमिकली, फिजियोलॉजिकली, उसको अच्छी भूख लगेगी और अच्छे से नींद आएगी। शरीर के सभी अंग संरचनात्मक तथा कार्यात्मक रूप से सामान्य होते हैं। व्यक्ति के मलमूत्र त्यागने का पैटर्न सामान्य होता है। व्यक्ति का वजन एवं ऊंचाई उम्र के अनुसार सामान्य होती है। दूसरा हमारा डायमेंशन है मानसिक आयाम, यानी कि मेंटल डायमेंशन। मानसिक स्वास्थ्य वह क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति जीवन में आने वाली विभिन्न प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना धैर्यपूर्वक कर उनसे प्रभावपूर्ण समायोजन स्थापित कर लेता है। यानी कि मानसिक या मेंटली हेल्दी होने का मतलब है कि व्यक्ति के जीवन में अगर अपोजिट परिस्थिति आती है, कुछ ऐसी परिस्थिति आती हैं जो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती हैं, उनके साथ में व्यक्ति सामंजस्य बिठा लेता है, एडजस्टमेंट बिठा लेता है। यही एडजस्टमेंट बिठाने की जो क्वालिटी है, जो स्किल है, मेंटली स्किल है, इसे ही हम क्या कहते हैं, मानसिक स्वास्थ्य यानी मेंटली हेल्दी कहते हैं। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति में कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं और वो विशेषताएं कुछ इस प्रकार से हैं कि जो व्यक्ति मानसिक रूप से फिट होते हैं उनके अंदर एडजस्टेबिलिटी पाई जाती है, यानी कि किसी भी सिचुएशन के साथ एडजस्ट कर सकते हैं वो लोग। दूसरा है सेल्फ एवेल्यूएशन, यानी आत्म मूल्यांकन। हर परिस्थिति में अपने आप को मूल्यांकन कर सकते हैं कि ये जो कंडीशन है इसको कर सकने या ना कर सकने के लिए हमारी क्षमता है या नहीं है। थर्ड पॉइंट है इमोशनल स्टेबिलिटी। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति इमोशनली स्टेबल होते हैं। किसी चीज़ के खो जाने पर या ना रहने पर भी उसका ज़्यादा शौक नहीं मनाते और कुछ मिल जाने पर उसका बहुत ज़्यादा खुशी नहीं मनाते। वो स्टेबिलिटी होती है उनके अंदर। खुशी के टाइम पे खुशी प्रकट करते हैं, दुख के टाइम पे बहुत दुख प्रकट करते हैं, लेकिन ये एक नॉर्मल रेंज में होता है। ऐसा नहीं कि किसी प्रिय व्यक्ति के चले जाने के कारण आत्महत्या कर ले, ये मेंटली हेल्दी नहीं होते। ऐसे लोग जो है मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, है ना। या फिर बहुत सारा धन की प्राप्ति करने से एकदम से खुश हो जाओ और फिर जो है पागल हो जाओ, ये मेंटली हेल्दी नहीं है। मेंटली हेल्दी पर्सन वही है जो दुख की कंडीशन में या अपोजिट परिस्थिति में भी अपने आप को संभाल पाए, अपने आप को समायोजित कर पाए और चाहे कितनी भी खुशी की कंडीशन हो तब भी अपने आप को संभाल पाए। ये लोग जो है अच्छे तरीके से इमोशनली स्टेबल होते हैं। आत्मविश्वास, मेंटली हेल्दी पर्सन का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो अच्छा होता है। रेगुलर लाइफ जीते हैं, नियमित जीवन जीते हैं। सिलेक्शन ऑफ लाइफ गोल्स, उनके जीवन के कुछ लक्ष्य होते हैं जो उन्होंने निर्धारित किए हुए होते हैं। मेंटली हेल्दी पर्सन जीवन में लक्ष्य बनाकर चलते हैं। उसके बाद में सेक्सुअली मैच्योरिटी, यानी कि मेंटली हेल्दी पर्सन जानते हैं कि किस एज में कौन सा काम करना है। सेक्सुअली मैच्योर होते हैं। सेटिस्फैक्टरी टेंडेंसी, यानी संतोषीपूर्ण प्रवृत्ति होती है ना, यानी कि सेटिस्फेक्शन, जो वो काम करते हैं उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है, वही काम करते हैं और जिन चीज़ों में वो अपना योगदान देना चाहते हैं उनका पूर्ण योगदान देते हैं। उसके बाद में अब्सेंस ऑफ एक्सट्रीमिज्म, यानी अति सहायता का अभाव होता है। किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा उपभोग नहीं करते कि किसी चीज़ के पीछे पागल ही हो जाए कि भाई ये चीज़ तो मैं चाहिए, ऐसा नहीं है। मेंटली हेल्दी पर्सन अपने आप को संभाल पाने में सक्षम होते हैं। थर्ड है सोशल डायमेंशन, यानी सामाजिक आयाम। सामाजिक रूप से स्वस्थ होने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति अपने आप को अपनी फैमिली तथा समाज का एक अभिन्न अंग समझे तथा विभिन्न सामाजिक मान्यताओं, प्रचलनों तथा रीति रिवाजों का पालन करें। मैंने जैसे कहा था कि सामाजिक व्यक्ति वही है जो समाज के बनाए गए नियमों का पालन करता है, वो सामाजिक व्यक्ति कहलाता है। इसलिए सोशली फिट होने के लिए ज़रूरी है कि व्यक्ति अपने आप को फैमिली का और समाज का एक अंग समझे, एक पार्ट समझे और उनकी बनाई गई मान्यताओं का, रीति रिवाजों का पालन करे। फोर्थ पॉइंट है आध्यात्मिक आयाम, स्पिरिचुअल डायमेंशन। व्यक्ति की पूर्ण रूप से स्वस्थ होने के लिए उसका आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ होना भी आवश्यक है। यही कारण है कि आध्यात्मिक आयाम को भी स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण आयाम माना गया है। आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति में निम्न विशेषताएं पाई जाती हैं। पहली,
जीवन के दर्शन शास्त्र में विश्वास करना। जीवन के दर्शन शास्त्र में विश्वास से मतलब है जीवन के प्रति उनका जो है दर्शन रहेगा, यानी कि एक फिलॉसफी होती है कि भाई अगर हम इस दुनिया में आए हैं तो हमारे कुछ कर्म हैं और वो कर्म हमारे मानव हित के लिए होने चाहिए, समाज हित में होने चाहिए, देश हित में होने चाहिए। इसी प्रकार से एक जीवन का एक मर्म है, ना वो अपने आप को बेकार समझे और अपने समय का जो है उपयोग करे, अपने जीवन का उपयोग करे। दूसरा है वह जीवन की सत्यता को स्वीकार करता है, वह जानता है कि जीवन में सत्य है, जीवन में जो आया है वो जाएगा और जब तक है हमें जो है समाज के लिए, देश के लिए काम करना है। सांसारिक माया मोह तथा भौतिक वस्तुओं की सच्चाई को स्वीकार कर वह उनसे अधिक मोह नहीं रखता है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से जानते हैं कि ये जो चीज़ें हैं ये सारी नश्वर हैं, हर चीज़ जो हमारे पास है वो कभी ना कभी किसी और के पास थी और आने वाले समय में किसी और के पास रहेगी, तो इन चीज़ों में ज़्यादा मोह नहीं है। जो व्यक्ति आया है वो जाएगा, ये सत्य है। और इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ईश्वर का ध्यान रखते हैं। स्पिरिचुअल डायमेंशन हेल्थ में एक बहुत ही प्रभावशाली कार्य करता है। स्पिरिचुअलिटी की वजह से व्यक्ति के अंदर होप जो है वो विकसित होती है। आस्था एक है कि अगर हमारे पास कुछ नहीं है तो हमें होप होती है कि हम कुछ कर सकते हैं। व्यक्ति का अगर बहुत क्रिटिकल कंडीशन है तो स्पिरिचुअलिटी के कारण उसको एक होप मिलती है कि ये जो समय है ये निकलेगा और हम इसको कुछ अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से अच्छा कुछ कर पाएंगे। व्यक्ति का अगर एक्सीडेंट हो जाता है और कंडीशन बहुत क्रिटिकल होती है तब भी व्यक्ति को होप मिलती है, और ये सब स्पिरिचुअल डायमेंशन की वजह से मिलती है। कि हर व्यक्ति में एक होप होती है कि जो होगा अच्छा होगा, ईश्वर ही करने वाला है। इससे एक पॉजिटिविटी पैदा होती है और व्यक्ति जो है अपने जीवन में कभी निराश नहीं होता है। उसके बाद में है 5th पॉइंट व्यावसायिक आयाम यानी वोकेशनल डायमेंशन। यदि व्यक्ति द्वारा किए जाने वाला व्यवसाय संतुष्टिप्रद तथा उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला होता है तो यह उसके स्वास्थ्य के उन्नयन यानी हेल्थ को प्रमोट करने में सहायक होता है। यदि व्यक्ति द्वारा किया जाने वाला व्यवसाय उसकी नीड्स की पूर्ति नहीं करता है तो उसके लिए ये संतुष्टिजनक नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में उसमें हीन भावना विकसित होती है जो कि उसके स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। ये सीधी सी बात है। जो व्यक्ति काम करता है और उससे सेटिस्फाई है तो उसका जो स्वास्थ्य है वो अच्छा रहेगा, मेंटली खुश रहेगा, हैप्पी रहेगा, परिवार के साथ भी, समाज के साथ भी और अपने आसपास के एनवायरनमेंट के साथ भी। लेकिन अगर व्यक्ति सेटिस्फाई नहीं है तो उसके अंदर हीन भावना, जलन, जेलसी, क्रोध, ये सारी चीज़ें पैदा होती हैं जिसके कारण व्यक्ति का जो स्वास्थ्य है वो प्रभावित होता है। 6 पॉइंट है अन्य आयाम, अदर डायमेंशन। उक्त के अलावा स्वास्थ्य के अन्य कुछ आयाम भी हैं जैसे कि शैक्षणिक आयाम, एजुकेशनल डायमेंशन। एजुकेशन हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, बिल्कुल करती है। एजुकेशन ही हमें बताती है कि क्या चीज़ सही है, क्या गलत है, हैंड वॉश करना क्यों ज़रूरी है, हमें किन चीज़ों का उपयोग करना चाहिए, किन चीज़ों का उपयोग नहीं करना चाहिए, किन चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए और किन चीज़ों को हमें डेली न्यूट्रिशन में लेना चाहिए। एजुकेशन ही बताती है कि कौन सी बीमारी कैसे फैलती है और किस बीमारी से कैसे रोका जा सकता है, प्रिवेंशन किया जा सकता है। तो एजुकेशन का हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल है। सेकंड है न्यूट्रिशनल डायमेंशन। न्यूट्रिशन के बारे में नॉलेज होने से हमें पता जाता है हमें किन चीज़ों का उपयोग करना है, उपभोग करना है और किन चीज़ों को हमें नहीं खाना है। एनवायरमेंटल डायमेंशन से हमें सीख मिलती है कि हमें एनवायरनमेंट के साथ में जो है सामंजस्य बैठा कर चलना है, बैलेंस बना करके चलना है और एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ही अपनी बॉडी को ढाल लेना है। उसके बाद में इंडस्ट्रियल डायमेंशन। इंडस्ट्रियल यानी औद्योगिकरण भी हमारे जीवन में बहुत प्रभावित करता है। और क्यूरेटिव डायमेंशन यानी कि जो डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट जो हमें मिलता है या पेशेंट को मिलता है वो भी हमारी हेल्थ को और लोगों की हेल्थ को जो है प्रभावित करता है। नेक्स्ट है स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व, डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। कुछ ऐसे तत्व हैं जो हेल्थ को निर्धारित करते हैं, जैसे कि सबसे पहले आनुवांशिक कारक, जेनेटिक फैक्टर। व्यक्ति के विभिन्न शारीरिक तथा मानसिक लक्षणों के निर्धारण पर उसके माता पिता से प्राप्त होने वाले जीन्स का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है। जीन्स आनुवांशिकता या वंशानुक्रम के भाग होते हैं। ये जीन्स गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। जीन्स पाए जाते हैं गुणसूत्रों पर। गर्भाधान यानी कंसेप्शन के समय बच्चे को कुछ शारीरिक एवं मानसिक लक्षण माँ से प्राप्त होते हैं, जबकि कुछ शारीरिक एवं मानसिक लक्षण पिता से प्राप्त होते हैं। प्राय देखा जाता है कि मजबूत कद काठी वाले माता पिता के पैदा होने वाले बच्चे भी मजबूत कद काठी वाले होते हैं। इसी प्रकार उच्च स्तर के IQ लेवल वाले माता पिता के पैदा होने वाले बच्चे भी अच्छी
IQ लेवल वाले होते हैं। हालांकि हर स्थिति में ऐसा होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि आनुवंशिकता के साथ साथ अन्य कई कारक भी व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल सही बात है, आनुवंशिक कारक होते हैं। वे लक्षण जो बच्चे को अपने माता पिता से प्राप्त होते हैं वो आनुवंशिक लक्षण होते हैं। जैसे अगर किसी के माता पिता अच्छी कदकाठी वाले हैं तो बच्चा भी अधिक अच्छी कदकाठी वाले होगा, और अगर माता पिता की बुद्धि जो IQ लेवल अच्छा है तो बच्चों का भी IQ लेवल अच्छा होता है। ये जेनेटिक फैक्टर्स हैं, ये कॉमनली देखा जाता है। ये भी स्वास्थ्य को निर्धारित करते हैं। अगर माता पिता के अंदर कोई बीमारी रही होगी, कैंसर वगैरह, तो हो सकता है कैंसर वगैरह ट्रांसमिट आनुवंशिक रूप से बच्चों में भी देखा जा सके। सेकंड है हमारा एनवायरमेंटल फैक्टर। व्यक्ति का वातावरण जिसमें कि वह पलता या बढ़ता है उसके स्वास्थ्य को अत्यधिक प्रभावित करता है। व्यक्ति के चारों ओर पाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु ही उसके पर्यावरण का निर्माण करती है। पर्यावरण में पाई जाने वाली ये प्रत्येक वस्तु व्यक्ति के शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बिल्कुल सही है, जिस एनवायरनमेंट में व्यक्ति रहता है उसका प्रभाव उसके जीवन पर पड़ता है, फिजिकली भी और मेंटली भी। अच्छे एनवायरनमेंट में रहोगे अच्छा प्रभाव पड़ेगा, और ख़राब एनवायरनमेंट में रहोगे तो खराब प्रभाव पड़ेगा। पॉइंट नंबर 3, जीवन शैली लाइफस्टाइल। व्यक्ति का जीवन जीने का तरीका, व्यक्ति के जीवन में जीने का तरीका ही उसकी जीवन शैली कहलाती है। मतलब व्यक्ति अपनी डेली लाइफ को किस तरीके से जीता है वही क्या कहलाता है, जीवन शैली या लाइफस्टाइल कहलाती है। यहाँ स्पष्ट है कि व्यक्ति की जीवन शैली में उसका खान पान, पहनावा, रहन सहन, आदतें, दैनिक जीवन में संपादित की जाने वाली विभिन्न गतिविधियाँ शामिल होती हैं। जीवन शैली में क्या होता है, क्या खाता है, कैसे कपड़े पहनता है, कैसे रहन सहन है, कैसी आदतें हैं, लोगों के साथ कैसे लोगों के साथ मिलता है, कैसे व्यवहार करता है ना, लोगों को कैसे ट्रीट करता है, ये सारी चीज़ें उसके जीवन शैली में आती हैं। स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाली जीवन शैली, मतलब ऐसी जीवन शैली जो व्यक्ति के स्वास्थ्य को बढ़ाती है। पहले है संतुलित आहार, यानी कि बैलेंस डाइट लेना। बैलेंस डाइट लेने से हेल्थ प्रमोट होती है, बिल्कुल होती है। सुबह के समय टहलना यानी मॉर्निंग वॉक करना और व्यायाम करना, इससे भी हेल्थ प्रमोट होती है। नशीले पदार्थ, शराब, अफीम, भांग, चरस, गांजा आदि से दूर रहना, इन सब चीज़ों से दूर रहोगे हेल्थ अच्छी रहेगी। व्यक्ति की स्वच्छता एवं पर्यावरण स्वच्छता का पूर्ण ध्यान रखना। व्यक्ति खुद की हाइजीन को मेंटेन करेगा और एनवायरनमेंट की हाइजीन को मेंटेन करेगा तो पूरी तरीके से वो स्वस्थ रहेगा। प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व बिस्तर छोड़ देना तथा रात को अधिक देर तक नहीं जागना, ये भी एक जो है अच्छा फैक्टर है जो कि हेल्थ को प्रभावित करता है। उसके बाद में हृदय संबंधी बीमारी जैसे कि हार्ट डिजीज, डायबिटीज़, मेलाइटस, ओबेसिटी, पेट आंत संबंधित बीमारियाँ आदि कुछ ऐसी समस्याएं जो त्रुटिपूर्ण जीवन शैली के कारण उत्पन्न होती है। बिल्कुल सही है, हार्ट डिजीज़ है स्मोकिंग के कारण, ड्रिंकिंग के कारण, डायबिटीज़, मेलाइटस है बैड हैबिट के कारण, मोटापा बैड हैबिट के कारण, ये सारी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। फोर्थ वन है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्य, सोशियो कल्चरल फैक्टर्स। समाज एवं संस्कृति में पाए जाने वाले विभिन्न रीति रिवाज, प्रथाएं, नियम, कायदे, विश्वास आदि मिलकर ही सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारणों का निर्माण करते हैं। यानी सामाजिक कारक वो हैं जो समाज में प्रचलित रीति रिवाज, प्रथाएं, नियम, कायदे, विश्वास, इनको ही हम क्या कहते हैं, सामाजिक फैक्टर, सोशियो एंड कल्चरल फैक्टर्स। यदि ये रीति रिवाज, विश्वास, प्रथाएं आदि हेल्थ को बढ़ाने वाली होती हैं तो हेल्थ प्रमोट होगी, और अगर हेल्थ के ऊपर गलत प्रभाव डालने वाली होगी तो हेल्थ जो है अफेक्ट होगी एडवर्सली। जैसे कुछ ऐसी आदतें हैं, कुछ ऐसी प्रथाएं हैं जिनकी वजह से हेल्थ जो है अफेक्ट होती है। वो है जैसे घर आए मेहमान को शराब परोसना, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू आदि ऑफर करना, नवजात को माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध नहीं पिलाना जिसमें कि कोलेस्ट्रॉल होता है। ऐसी प्रथाओं की वजह से व्यक्ति का स्वास्थ्य जो है वो नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पॉइंट नंबर 5, पोषण संबंधी कारक, न्यूट्रिशनल फैक्टर। न्यूट्रिशनल फैक्टर में स्वस्थ रहने के लिए संतुलित आहार का लेना अति आवश्यक है। ऐसा आहार जिसमें भोजन के सभी अवयव जैसे प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, विटामिन आदि उचित मात्रा एवं अनुपात में हो, संतुलित आहार कहलाता है। ऐसा आहार जिसमें भोजन के सभी अवयव जैसे प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, विटामिन आदि उचित मात्रा एवं अनुपात में हो उसे संतुलित आहार कहते हैं। व्यक्ति द्वारा लिए जाने वाले भोजन में न केवल किसी पोषण पदार्थ की कमी अपितु अधिकता भी उसे रोगी बना देती है। उदाहरण के तौर पर विटामिन ए की कमी से रात्रि अंधता मीन्स नाइट ब्लाइंडनेस, कंजक्टिवल जीरोसिस, कॉर्नियल जीरोसिस,
केराटोमलेशिया जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। कंजक्टिवल जीरोसिस का मीन्स है कंजक्टिवा का ड्राई होना, कॉर्नियल जीरोसिस मतलब कॉर्निया का ड्राइनेस ऑफ द कॉर्निया इज कॉल्ड कॉर्नियल जीरोसिस। तो ये सारी बीमारियां विटामिन ए की कमी से होती हैं। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 6 है आर्थिक कारण, इकोनॉमिकल फैक्टर, जिसमें है आर्थिक स्तर व्यक्ति के रहन सहन, पोषण स्तर, शैक्षणिक स्तर आदि को प्रभावित करता है, जो कि व्यक्ति के स्वास्थ्य को सीधे प्रभावित करते हैं। अच्छे आर्थिक स्तर वाले व्यक्ति संतुलित आहार ले सकते हैं तथा अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवाने में समर्थ होते हैं। नेक्स्ट, दोबारा से बोलता हूँ, अच्छे आर्थिक स्थिति वाले लोग संतुलित आहार ले सकते हैं और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवाने में समर्थ होते हैं। इसके अलावा इनके रहन सहन, स्वच्छता का स्तर भी अच्छा होता है। ये सभी कारक इन लोगों के स्वास्थ्य को प्रमोट करते हैं, यानी हेल्थ को बढ़ावा देते हैं तथा रोग होने की क्षमता को कम करते हैं, यानी प्रिवेंशन ऑफ इलनेस करते हैं। पॉइंट नंबर 7 स्वास्थ्य सेवाएं, हेल्थ सर्विसेज। यदि लोगों को दी जाने वाली स्वास्थ्य सेवाएं उनकी आवश्यकता अनुसार भुगतान करने योग्य कीमत पर तथा आधुनिक तकनीकों से युक्त हो तो ये सेवाएं व्यक्ति, परिवार तथा समुदाय के स्वास्थ्य को बढ़ावा देती हैं। इसके विपरीत यदि लोगों को प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य सेवाएं अपर्याप्त हो, उनका असमान बंटवारा हो, अधिक महंगी हो, आधुनिक तकनीकों पर आधारित नहीं हो, तो ये कारक समुदाय के लोगों के स्वास्थ्य स्तर को गिरा देते हैं। पॉइंट नंबर 8 अदर फैक्टर, शैक्षणिक कारक। अगर एजुकेशन है तो व्यक्ति स्वस्थ रहता है। एजुकेशन क्या हमें बताती है कि क्या चीज़ को कैसे प्रिवेंट करना है, बीमारियों को होने से कैसे बचाना है, उनका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, क्या लक्षण हो सकते हैं। और अगर एजुकेशन नहीं है, किसी बीमारी के प्रति जागरूकता नहीं है, तो हम ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। औद्योगिक कार्य, इंडस्ट्रियल फैक्टर, इंडस्ट्री के अंदर काम करने के तरीके। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो हमारे काम करने की वजह से होती हैं, उद्योगों की वजह से होती हैं, उद्योगों के कारण निकलने वाले धुएं के कारण होती हैं, उनके निकलने वाले केमिकल्स के कारण होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। कृषि संबंधी कारक जैसे एग्रीकल्चर फैक्टर, कृषि संबंधित कारक भी इम्पोर्टेंट हैं, संबंधित हैं, हेल्थ को प्रमोट करने वाले होते हैं, ग्रामीण विकास, रूरल डेवलपमेंट आदि। अब है प्रभावी स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के उपाय। प्रभावी स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के उपाय। मेजर्स फॉर प्रोवाइडिंग इफेक्टिव हेल्थ केयर। स्वास्थ्य देखभाल को प्रभावी बनाने के लिए निम्न उपाय किए जा सकते हैं। दोबारा से बोलता हूँ, स्वास्थ्य देखभाल को प्रभावी बनाने के लिए निम्न उपाय किए जा सकते हैं। नंबर 1, लोगों को प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य देखभाल उनकी आवश्यकताओं के अनुकूल होनी चाहिए, यानी कि जिन लोगों को हेल्थ सर्विसेज दी जा रही है वो उनकी ज़रूरत के हिसाब से होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 2, स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने वाले सभी व्यक्ति व्यावसायिक रूप से दक्ष यानी स्किल्ड और ट्रेंड होने चाहिए, यानी जो व्यक्ति हेल्थ सर्विसेज दे रहा है वो स्किल्ड और ट्रेंड होना चाहिए अच्छी तरह से। पॉइंट नंबर 3, स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने वाले सभी स्वास्थ्य कर्मियों की दक्षता तथा ज्ञान में उत्तरोत्तर वृद्धि हेतु इन सर्विस एजुकेशन या कंटिन्यू एजुकेशन जैसे कार्यक्रमों का समय समय पर संचालन होना चाहिए, यानी कि काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनकी एजुकेशन को बढ़ाना चाहिए। बढ़ाने के लिए इन सर्विस एजुकेशन और कंटिन्यू एजुकेशन जैसे प्रोग्राम चलाते रहने चाहिए। पॉइंट नंबर 4 है लोगों को प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य देखभाल का नियोजन यानी कि प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन उपलब्ध संसाधनों पर आधारित ही किया जाना चाहिए। पॉइंट नंबर 5 है लोगों को प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य देखभाल का सभी लोगों में समान रूप से वितरण होना चाहिए, यानी कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए हेल्थ सर्विसेज का। इसके वितरण में जाति, धर्म, लिंग, सामाजिक, आर्थिक स्तर आदि के नाम पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। पॉइंट नंबर 6 स्वास्थ्य देखभाल सभी ज़रूरतमंद लोगों की पहुंच में होनी चाहिए तथा उनके लिए आसानी से प्राप्य होनी चाहिए, यानी कि जो हेल्थ सर्विसेज दे रहे हैं वो हर एक व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए। पॉइंट नंबर 7 स्वास्थ्य देखभाल के इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि जो हेल्थ सर्विस आप देना चाहते हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन में आधुनिकतम तकनीकों का उपयोग किया जाना चाहिए, मतलब जो नई नई तकनीक आई हैं उनका उपयोग किया जाना चाहिए। पॉइंट नंबर 8 स्वास्थ्य देखभाल की कीमत यानी कॉस्ट इतनी होनी चाहिए जिससे कि एक आम आदमी आसानी से अफोर्ड कर सके।
पॉइंट नंबर 9, स्वास्थ्य देखभाल को अधिक उन्नत तथा प्रभावी बनाने के लिए इससे संबंधित रिसर्च को बढ़ावा देना चाहिए। पॉइंट नंबर 10, लोगों को प्रदान की जा रही स्वास्थ्य देखभाल तथा सरकार द्वारा चलाई जा रही स्वास्थ्य योजनाओं एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के नियोजन एवं क्रियान्वयन में स्थानीय नेताओं और सामुदायिक लोगों की सहभागिता को बढ़ावा देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। अगर हेल्थ सर्विसेज कम्युनिटी में आप प्रोवाइड कर रहे हो तो वहाँ के जो लोकल लोग हैं, पंच हैं, सरपंच हैं, टीचर्स हैं, उनका सहयोग लेना चाहिए। पॉइंट नंबर 11, स्वास्थ्य शिक्षा स्वास्थ्य देखभाल का एक महत्वपूर्ण पहलू है, अतः स्वास्थ्य देखभाल के क्रियान्वयन के दौरान स्वास्थ्य शिक्षा को इसमें आवश्यक रूप से सम्मिलित करना चाहिए। यानी कि आप लोगों को कम्युनिटी में हेल्थ एजुकेशन देनी चाहिए, हर एक बीमारी के प्रति, उनके बारे में, और जो भी उनसे रखरखाव, बचाव, समाधान, हर तरीके की हेल्थ एजुकेशन देनी चाहिए। अब नेक्स्ट है हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, प्राइमरी हेल्थ केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर, प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर पढ़ते हैं प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल व्यक्ति, परिवार एवं समुदाय का सरकार द्वारा प्रदान की जा रही स्वास्थ्य सेवाओं एवं स्वास्थ्य योजनाओं के साथ प्रथम स्तर का संपर्क होता है। इस प्रकार की देखभाल के अंतर्गत मुख्य फोकस बीमारियों की रोकथाम पर दिया जाता है। यानी प्राइमरी हेल्थ केयर का मुख्य उद्देश्य है प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज, बीमारियों को होने से रोकना, यानी बचाव ही उपाय है। किसके अंदर? प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर। हालांकि इसके अंदर कुछ मात्रा में डायग्नोस्टिक एवं थेरेप्यूटिक प्रकार की देखभाल भी प्रदान की जाती है, मतलब डायग्नोसिस भी किया जाता है और ट्रीटमेंट भी दिया जाता है। इस प्रकार की देखभाल के नियोजन हेतु यानी कि प्लानिंग हेतु और इम्प्लीमेंटेशन में आमजन की सहभागिता पर महत्वपूर्ण जोर दिया गया है। मतलब कि हम जो हेल्थ सर्विसेज दे रही है सरकार, उसके अंदर कम्युनिटी के लोगों का पार्टिसिपेशन होना ज़रूरी है। परिभाषा यानी कि डेफिनेशन, अल्मा एटा में आयोजित कॉन्फ्रेंस में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया था। परिभाषा है, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल एक आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल है जो कि सभी लोगों के लिए सुलभ एवं स्वीकार्य हो, जिसमें उनकी पूर्ण भागीदारी हो तथा जिसकी लागत इतनी हो जिसे कि समुदाय तथा देश वहन कर सके। दोबारा बोलता हूँ, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल एक आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल है जो कि सभी लोगों के लिए सुलभ एवं स्वीकार्य हो। स्वास्थ्य देखभाल कैसी होनी चाहिए? सुलभ होनी चाहिए, इजीली एक्सेसिबल होनी चाहिए और स्वीकार्य होनी चाहिए, यानी एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, जिसमें उनकी पूर्ण भागीदारी हो। पूर्ण भागीदारी किनकी हो? कम्युनिटी के लोगों की, तथा जिसकी लागत इतनी हो जिससे कि समुदाय और देश वहन कर सके। मतलब लागत इतनी हो कि गरीब से गरीब आदमी भी उन हेल्थ सर्विसेज को ले सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर के क्या क्या एलिमेंट्स हैं, क्या क्या तत्व हैं? इसके कुछ तत्व हैं। नंबर 1, स्वास्थ्य शिक्षा यानी हेल्थ एजुकेशन। इसके अंतर्गत लोगों को समुदाय में फैली हुई विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं तथा उनकी रोकथाम और नियंत्रण के बारे में शिक्षा प्रदान की जाती है। यानी कि हेल्थ एजुकेशन देना किसको? कम्युनिटी के लोगों को। कम्युनिटी में फैलने वाली बीमारियाँ जैसे कि मम्स, मीजल्स, रुबेला, पोलियो, मलेरिया, कॉलेरा ना, और फ्लू, इन्फ्लुएंजा, खांसी, और इनके बारे में जो भी बीमारियां जो समुदाय में नॉर्मली पाई जाती हैं, डायरिया वगैरह, उनके बारे में लोगों को हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना है। सेकंड पॉइंट, खाद्य आपूर्ति एवं उपयुक्त पोषण को प्रोत्साहन देना, यानी प्रमोशन ऑफ फूड सप्लाई एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन, यानी लोगों तक प्रॉपर न्यूट्रिशन पहुंचाना। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों, विशेषकर शिशु यानी इन्फेंट, 1 साल तक के बच्चों को इन्फेंट कहते हैं, चिल्ड्रंस, गर्भवती माताओं और वृद्धजनों को पोषण स्तर को बनाए रखना तथा उनमें पोषक पदार्थों की कमी में होने वाली बीमारियों को रोकथाम करना। यानी कि बच्चों को, इन्फेंट्स को, गर्भवती फीमेल को और वृद्धजनों को किसी भी पोषक तत्व की कमी है तो उसकी पूर्ति करना और उनकी कमी से होने वाली बीमारियों को रोकना। किसकी कमी से होने वाली बीमारियाँ? न्यूट्रिशन की कमी से होने वाली बीमारियों को रोकना, ये इसका मुख्य काम रहा था। पॉइंट नंबर 3 है सुरक्षित जल की पर्याप्त आपूर्ति एवं आधारभूत स्वच्छता, एडिक्वेट सप्लाई ऑफ सेफ वाटर एंड बेसिक सैनिटेशन। सुरक्षित जल
की पर्याप्त आपूर्ति एवं आधारभूत स्वच्छता को बढ़ावा देना लोगों के अच्छे स्वास्थ्य स्तर के लिए अति आवश्यक है। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल और परिवार नियोजन। पॉइंट नंबर 4 है मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल एवं परिवार नियोजन, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर इंक्लूडिंग फैमिली प्लानिंग। इसके अंतर्गत एक महिला को गर्भावस्था यानी प्रेगनेंसी, लेबर यानी कि प्रसव और सूतिकावस्था यानी कि प्यूपेरियम पीरियड के दौरान तथा उसके नवजात को जन्म के बाद उचित देखभाल प्रदान करने पर जोर दिया गया है। इसके अलावा परिवार का आकार सीमित रखने के लिए लोगों में जागरूकता उत्पन्न करने तथा परिवार नियोजन हेतु उपलब्ध विभिन्न अस्थायी एवं स्थायी गर्भ निरोधक साधनों की आवश्यकता अनुसार उपलब्धता सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया है। यानी कि पॉइंट नंबर 4 में मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज के अंदर इन्होंने खास तौर पे जोर दिया है प्रेगनेंसी के टाइम, जिसे हम कहते हैं एंटीनेटल हेल्थ सर्विसेज, और लेबर के टाइम यानी इंटरनेटल हेल्थ सर्विसेज, और प्यूपेरियम पीरियड के बाद यानी पोस्टनेटल हेल्थ सर्विसेज। इन सभी टाइम पे जो है फीमेल को अच्छी सुविधा और बच्चे को अच्छा पोषण और न्यूट्रिशन जो हेल्थ सर्विसेज अच्छे से प्रोवाइड की जाएँ। और इसके अलावा बढ़ती जनसंख्या को रोकने के लिए फैमिली प्लानिंग पर भी जोर दिया गया है। स्मॉल फैमिली रहेगी तो परिवार जो है बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएगा, न्यूट्रिशन दे पाएगा। फैमिली अगर लार्ज होगी तो खाने की कमी आएगी और सब लोग एजुकेशन नहीं ले पाएंगे। तो सरकार ने जोर दिया गया है एंटीनेटल, इंटरनेटल, पोस्टनेटल केयर पर एंड साथ ही फैमिली प्लानिंग सर्विसेज पर। उसके बाद में पॉइंट नंबर 5 मुख्य संक्रामक बीमारियों के विरुद्ध टीकाकरण, इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट मेजर इन्फेक्शियस डिजीज। बच्चों में पाई जाने वाली कुछ प्रमुख संक्रामक बीमारियां जैसे गलघोंटू, डिप्थीरिया, काली खांसी, पर्ट्यूसिस, टेटनस, पोलियो, क्षय रोग यानी ट्यूबरक्लोसिस, खसरा यानी मीजल्स, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, रोटा वायरस, डायरिया आदि की रोकथाम हेतु उनमें टीकाकरण करना भी प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का एक प्रमुख तत्व है। बच्चों के अलावा गर्भवती माताओं की गर्भावस्था के दौरान 1 महीने के अंतराल पर टीडी के 2 टीके लगाने को भी इसमें शामिल किया गया है। बच्चों के साथ साथ गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान 1 महीने के अंतराल पर टीडी यानी टेटनस टॉक्सॉइड और डिप्थीरिया के 2 टीके लगाने के कहा गया है सरकार के द्वारा। पॉइंट नंबर 4 है स्थानिक बीमारियों की रोकथाम एवं नियंत्रण, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ लोकली एंडेमिक डिजीज। स्थानिक बीमारियों की रोकथाम एवं नियंत्रण को भी प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में शामिल किया गया है। पॉइंट नंबर 7 सामान्य रोगों एवं चोटों का उपयुक्त उपचार, अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन डिजीज एंड इंजरीज। इसके अंतर्गत इन बीमारियों तथा चोटों के उपचार हेतु उपयुक्त तथा भुगतान करने योग्य तकनीक का इस्तेमाल करने पर जोर दिया गया है। उदाहरण के तौर पर बच्चों में दस्त रोग के उपचार हेतु ORS के उपयोग पर जोर दिया गया है। पॉइंट नंबर 8 अति आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता। अब नेक्स्ट है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को अधिक प्रभावी तथा कारगर बनाने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने निम्न 5 सिद्धांत दिए हैं। नंबर 1 इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, न्याय संगत वितरण। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के द्वारा इस सिद्धांत में इस बात पर जोर दिया गया है कि सभी स्वास्थ्य सेवाओं तथा योजनाओं के वितरण में जाति, धर्म, लिंग, सामाजिक आर्थिक स्तर, राजनीतिक स्तर आदि के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। हालांकि इनके वितरण में निर्बल, वल्नरेबल तथा अधिक आवश्यक लोगों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए तथा स्वास्थ्य सेवाओं के क्रियान्वयन में इन्हें प्राथमिकता देनी चाहिए। मतलब कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, जाति धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए हेल्थ सर्विसेज को प्रोवाइड करने में। और उसमें भी एक कंडीशन है कि जिन लोगों को सबसे ज़्यादा आवश्यकता है हेल्थ सर्विसेज की, पहले उनको हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए। पॉइंट नंबर 2 सामुदायिक सहभागिता, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के लक्ष्यों की अधिक प्रभावी ढंग से प्राप्ति करने के लिए आवश्यक है कि इन देखभाल के नियोजन मतलब प्लानिंग, क्रियान्वयन मतलब इम्प्लीमेंटेशन और मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन में व्यक्ति, परिवार तथा समुदाय की सक्रिय भागीदारी हो। यानी अगर हमें हेल्थ सर्विसेज कम्युनिटी के अंदर प्रोवाइड करनी है तो उनकी प्लानिंग करनी है, प्लानिंग में भी कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन में और इवैल्यूएशन में भी। ठीक है।
पॉइंट नंबर 3, उपयुक्त तकनीक, अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। उपयुक्त तकनीक से तात्पर्य ऐसी तकनीक से है जो वैज्ञानिक रूप से मजबूत हो, लोगों को स्वीकार्य हो, जिसकी लागत आसानी से वहन करने योग्य हो तथा साथ ही यह लोगों की स्वास्थ्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली हो। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के क्रियान्वयन यानी इम्प्लीमेंटेशन में भी इसी प्रकार की तकनीक के उपयोग पर जोर दिया गया है। पॉइंट नंबर 4, रोकथाम पर जोर, फोकस ऑन प्रिवेंशन। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इलाज से अच्छा है उपाय किया जाए बचाव का। हालांकि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के अंतर्गत मुख्य फोकस प्रिवेंशन सेवाओं पर दिया जाना चाहिए, वैसे भी कहा गया है कि उपचार की बजाय रोकथाम ज़्यादा अच्छी होती है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के सभी तत्वों में इस सिद्धांत का समावेश होता है। पॉइंट नंबर 5, बहुआयामी उपाय, मल्टी सेक्टोरियल अप्रोच। केवल स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि करने या स्वास्थ्य क्षेत्र पर ही विशेष ध्यान देने से स्वास्थ्य का वांछित स्तर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि स्वास्थ्य से संबंधित अन्य क्षेत्र जैसे कि एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, एजुकेशन, कम्युनिकेशन, सामाजिक कल्याण, सोशल वेलफेयर आदि भी समुचित विकास की योजना बनानी चाहिए तथा इन सभी में एक समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया जाना चाहिए, तभी हेल्थ जो है अच्छी होगी। नेक्स्ट है हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में एएनएम की भूमिका। एएनएम का रोल किसमें? प्राइमरी हेल्थ केयर में। नंबर 1, व्यक्ति, परिवार तथा समुदाय के स्वास्थ्य स्तर का आकलन करना। व्यक्ति तथा समुदाय की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं एवं समस्याओं का पता लगाने हेतु तथा उसी अनुसार उन्हें स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक है कि सर्वप्रथम व्यक्ति तथा समुदाय के स्वास्थ्य स्तर का आकलन किया जाए एवं इसके अंतर्गत एएनएम द्वारा गृह मुलाकात और स्वास्थ्य सर्वे के द्वारा लोगों की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों एवं आवश्यकताओं का पता किया जाए। यानी लोगों को उनकी ज़रूरत के अनुसार जो है हेल्थ सर्विसेज देना, और जबकि उनकी ज़रूरत के अनुसार हेल्थ सर्विसेज देनी है तो पहले उनकी ज़रूरत का पता लगाएं, और ज़रूरत का पता लगाने के लिए एएनएम गृह मुलाकात यानी होम विजिट करती है और सर्वे करती है। पॉइंट नंबर 2, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, प्राइमरी हेल्थ केयर में लोगों को सहभागिता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना। एएनएम समुदाय के लोगों को देखभाल के नियोजन यानी कि प्लानिंग, क्रियान्वयन यानी कि इम्प्लीमेंटेशन एवं इवैल्यूएशन में अधिकाधिक रूप से सहभागी बनाने के लिए प्रेरित करती है। पॉइंट नंबर 3, आपातकालीन तथा सामान्य चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाना तथा आवश्यकता अनुसार रोगियों को विशेषज्ञ के पास रेफर करना। एएनएम समुदाय के लोगों को आपातकालीन स्थितियों में स्वास्थ्य सेवा प्रदान करती है। इसके अलावा उनमें छोटी मोटी बीमारियां हो जाने पर सामान्य देखभाल भी प्रदान करती है। बीमारी के गंभीर होने या स्वयं द्वारा उसका उपचार नहीं कर पाने की स्थिति में वह रोगियों को आवश्यकता अनुसार विशेषज्ञों के पास रेफर करती है। पॉइंट नंबर 4, महामारी एपिडेमिक संबंधी निगरानी रखना। एएनएम अपने क्षेत्र में महामारियों की रोकथाम हेतु आवश्यक उपाय करती है तथा उन पर विशेष निगरानी रखती है। समुदाय में महामारी फैल जाने पर वह इसके उपचार हेतु आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रदान करती है। पॉइंट नंबर 5, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, प्राइमरी हेल्थ केयर की प्रगति पर नज़र रखना। एएनएम समुदाय के लोगों को प्रदान की जा रही प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की प्रगति को भी मॉनिटर करती है तथा आवश्यकता अनुसार इसके नियोजन एवं क्रियान्वयन में वांछित परिवर्तन कर इसे अधिक सफल तथा प्रभावी बनाने के लिए भी जिम्मेदार रहती है। नेक्स्ट है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के अंतर्गत एएनएम द्वारा निम्न स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती हैं। प्राइमरी हेल्थ केयर में एएनएम द्वारा कौन सी सेवाएं प्रदान की जाती हैं? तो एएनएम द्वारा निम्न सेवाएं प्रदान की जाती हैं। विभिन्न संक्रामक यानी कम्युनिकेबल और असंक्रामक यानी नॉन कम्युनिकेबल बीमारियों के संबंध में लोगों में जागरूकता उत्पन्न करने तथा इसके रोकथाम हेतु उन्हें स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना, ये भी एएनएम का कार्य है। पॉइंट नंबर 2, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। नंबर 3, परिवार नियोजन सेवाएं प्रदान करना। नंबर 4, समुदाय के लिए सुरक्षित एवं स्वच्छ जल की आपूर्ति सुनिश्चित करना। नंबर 5, खाद्य आपूर्ति यानी फूड सप्लाई एवं पर्याप्त पोषण को प्रोत्साहन देना। नेक्स्ट है पर्यावरणीय स्वच्छता को बनाए रखने के लिए आवश्यक उपाय करना। नेक्स्ट है प्रमुख संक्रामक बीमारियों की रोकथाम हेतु उनके विरुद्ध टीकाकरण को करवाना। नेक्स्ट है अस्वस्थता की स्थिति में लोगों को आवश्यक उपचार देना। नेक्स्ट है अति आवश्यक दवाइयों की आसानी से उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक प्रयास करना। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।